Hello students, welcome to our biology class, and today our topic for discussion is cell cycle. Okay, so firstly what is cell cycle? तो उसको हम definition को आज हम सबसे पहले study करते हैं. So cell cycle का definition है, it is a series of programmed cyclic changes by which the cell duplicates itself. Okay, so a cyclic change या फिर a programmed series of cyclic change through which the content of the cell and the cell itself divides into two parts. ठीक है, is called as the cell cycle. ठीक है, तो इसको हम समझने के पहले ओके वी विल जस्ट डू अ रिविजन अबाउट व्हाट द सेल वाज एंड उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है और सेल साइकिल की इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम फोकस करते हैं और फिर जाके हम उस पर से डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल साइकिल कैरी फॉरवर्ड होता है. ओके, सो हमने क्या सबसे पहले स्टडी किया है सेल में. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट सेल स्ट्रक्चर. ओके, सो सपोज दिस इज़ अ सेल में हमने पढ़ा है कि उसमें मेम्ब्रेन्स होती है बाहर की आउटर कोट, उसको हम सेल कोट बोलते हैं. ठीक है, तो सेल कोट में ये हमने पढ़ा हुआ है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस. ओके, एंड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, हमने लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है, या फिर उसके अंदर होता है क्रोमैटिन नेटवर्क. ठीक है, उसके अंदर उसके कुछ ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, उसके पास उसकी ईआरज होती है. जो कि सिंथेसिस में दोनों भी यूज़फुल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, ईआरज आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इसमें से हम आर की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट यहाँ पे दो बॉडीज़ होती है जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम्स. सेंट्रोजोम्स जो है वो हेल्प करते हैं इनटू सेल डिवीजन, है ना, एंड दे एक्सटेंड द स्पिंडल फाइबर्स. ओके, तो इनके बारे में भी हमने बात की हुई है इनटू दिस चैप्टर. एंड ये सब हमने सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है. तो इसमें हमने बात की है अबाउट कि ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं अलग अलग वेज में. ठीक है, तो इनके फंक्शनिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे कैसे सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, कैसे उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर की क्रोमोसोम्स जो है वो कैसा फंक्शनिंग करते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट क्रोमोसोम्स, तो हमने उसमें एक छोटी सी बात की हुई थी कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है. ओके, तो मैंने आपको बताया था ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज 2n. ओके, 2n के हिसाब से इट इज़ 2 इंटू एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन इज यर एन इज 23. सो इट इज़ 2 इंटू 23 दैट इज़ 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ह्यूमंस के बारे में पढ़ा हुआ है. ओके, तो आफ्टर दिस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्रोमोसोम का नेचर. तो क्रोमोसोम का डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें ये दो क्रोमैटिड्स है. ओके, और ये उसका सेंट्रोमियर है. ओके, और फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट कैसे क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स इनटू सेल डिवीजन प्रोसेस. यानी कि ये कैसे पैकेज होता है, कैसे वो उसमें डीएनए भरा जाता है एंड दिस डीएनए इज देन इसेंशियल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो नाउ बिफोर दिस, बिफोर स्टार्टिंग द मेन पॉइंट दैट इज़ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेल साइकिल, मैं वो बता देती हूँ. तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल इज़ ए साइक्लिक चेंज विच इज़ ऑकरिंग इनटू द सेल्स लाइफ स्पैन. ओके, क्योंकि सेल ने अपना लाइफ स्पैन जब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अभी उसको सेल डिवीजन करना है. या फिर सेल अपना एक लाइफ स्पैन पूरी तरह से कंप्लीट करता है जब, तब उस कंडीशन में वो क्या कर रहा है कि वो कुछ
चीज़ें कर रहा है अपने लाइफ स्पैन में। ओके, तो वो क्या चीज़ें हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल का जो लाइफ स्पैन है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, इट इज़ कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेज में सेल क्या करता है, इंटरफेज में सेल इट जनरली डज ऑल ऑफ इट्स रेगुलर एक्टिविटीज़, जहाँ पे उसको सब चीज़ें करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इट हैज़ टू कैरी आउट इट्स डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसमें वो फूड प्रिपरेशन करेगा, जिसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग करेगा, जिसमें वो अलग अलग चीज़ों का फंक्शनिंग करेगा। ओके, इसके अलावा अदर दैन दिस इसमें और एक फेज़ आता है जो कि एक छोटा सा फेज़ है सेल के लाइफ स्पैन में, बट देन दिस फेज़ ऑल्सो प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू द सेल्स लाइफ स्पैन, एंड दिस फेज इसका नाम है एम फेज। ठीक है, एम फेज को हम बोल सकते हैं दी माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज में सेल एक्चुअली अंडरगोज सेल डिवीजन। ये कैसे होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहली फेज़ कौन सी है, इंटरफेस, जिसमें इंटरफेस भी हम देखेंगे तो सिर्फ वो दिखने में जितना इतना छोटा सा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। ठीक है, तो इंटरफेस को अगर हमें डिस्कस करना है तो पहले तो हम सबसे पहले इंटरफेस की क्या क्या फेजेस है और इंटरफेस क्या होता है वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एम फेज़ यानी माइटोटिक फेज़ यानी कि सेल डिवीजन फेज़, जैसे मैंने बोला, तो सेल डिवीजन होगा यानी कि क्या होगा, एक नया सेल बनेगा। ठीक है, सो सपोज आर दिस इज़ आर न्यू सेल। ओके, जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर उसका क्रोमैटिन नेटवर्क है और ये उसके न्यूक्लियस एंड सेल के स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक जो नया बना हुआ डिवाइडेड सेल है, व्हाट डज इट डू, सो इट अंडरगोज 3 फेजेस इनटू इंटरफेस। ठीक है, तो वो कौन सी 3 फेजेस है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज आफ्टर सेल डिवीजन दैट इज एम फेज आता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं G1 फेज। ठीक है, G1 फेज के बाद आता है सेकेंड फेज जिसको हम बोलते हैं एस फेज, एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज द G2 फेज। ओके, सो दीज आर द 3 phases which come into the लाइफ स्पैन ऑफ अ सेल। ये है पूरा सेल साइकिल। ओके, तो अगर आप सेल साइकिल को देखोगे तो ये होता है पूरा एक एंटायर सेल साइकिल। जनरली ये जो G1 फेज है इट लास्ट्स फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स। ओके, एस फेज ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स के लिए लास्ट करता है। ओके, एंड देन G2 फेज जो है इट लास्ट्स फॉर 3 to 4 आवर्स। ओके, एंड आउट ऑफ दिस एम फेज जो है उसको लगता है सिर्फ 1 आवर टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 1 घंटे में एम फेज कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ माइटोसिस वाला फेज कंप्लीट हो जाता है। माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन का टाइप है। ठीक है, तो माइटोसिस 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद सेल गोज इनटू G1 फेज। ओके, सो नाउ व्हाट इज G1 फेज, G1 फेज को हम बोलते हैं गैप 1 फेज। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ गैप 1 फेज। ओके, सो दिस फेज इज द फेज वेयर एक नया डिवाइड होके आया हुआ सेल है। ठीक है, सो इस सेल को क्या करना है अभी, दिस सेल हैज़ टू ग्रो। ओके, एंड दिस सेल हैज़ टू डू व्हाट, दिस सेल हैज़ टू इंक्रीज इन साइज, दिस हैज़ टू सिंथेसाइज फ्यू थिंग्स, क्योंकि ये नया बन के आया हुआ सेल है, इसके पास कुछ भी नहीं है। पहले वाला प्रीवियस वाला जो सेल था उसने इसको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ें दी होंगी, बट ये जो चीज़ें दी हुई है उसको इस इंटरफेस में आने के बाद उस चीज़ों को सबको यूटिलाइज करना, उनमें से नई चीज़ें बनाना, ये सब चीज़ें जब करनी है तब उसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज। ठीक है, सो इसमें सेल क्या करता है, सबसे पहली चीज़ करता है दैट इट इंक्रीजेस इन साइज। ओके, देन सेकेंड थिंग इट डज इज इट सिंथेसाइजेस RNA, क्योंकि RNA कौन है, RNA इज पर्सनल असिस्टेंट ऑफ आर DNA। तो अगर हमें DNA से कुछ ऑर्डर लेनी है और उसमें से कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ चीज़ें करनी है, देन दोज थिंग्स आर डन बाय द RNA। ठीक है, एंड देन आफ्टर गेटिंग द RNA व्हाट इट विल डू, इट विल डू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। ठीक है,
क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट है सब काम करने के लिए. कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल फॉर गेनिंग एनर्जी, प्रोटीन आर एसेंशियल एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल, एंड फैट्स आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेस. ओके, तो ये तीन चीज़ें होती है इनटू गैप वन फेज. तो गैप वन फेज में जैसे ही इंटरफेज में, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज का हम बात कर रहे हैं इंटरफेज में, फर्स्ट फेज में जैसे ही चला जाता है सेल, तो इसमें क्या होता है, ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है ये डिवीजन होने के पहले ये तीनों फेजेस में जा रहा है. और उसमें से गैप वन फेज़ में सबसे पहले उसने क्या किया है, सेल जो नया बना हुआ है उसका साइज़ इंक्रीज़ किया है, उसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. देन कम्स एस फेज़. एस फेज़ को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फेज़. ठीक है, क्या बोला है इसको, डीएनए रेप्लिकेशन फेज़. ठीक है. एस का मतलब है इसमें से सिंथेसिस. ठीक है, सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस करना यानी कि क्या करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना. तो यहाँ पे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग अ डीएनए हियर. ओके, तो जैसे ही डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होता है इस फेज को बोला जाता है एस फेज. ओके, सो इन एस फेज मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, सो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. अभी ये जितना हम बोलते हैं उतना इजी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पे इसमें बात की है हमने, ये है सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स, और ये है उसका न्यूक्लियस. ठीक है, तो हमने जो क्रोमोसोम पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ. ठीक है, तो हमने जो क्रोमोसोम पढ़ा हुआ है उसमें हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम में जनरली ये स्ट्रक्चर में ये क्रोमैटिड्स है दो. ओके, और ये जो दोनों क्रोमैटिड है दे आर अटैच्ड बाय द सेंट्रोमियर. ओके, तो ये जो क्रोमैटिड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एंड सेंट्रोमियर उसको अटैच कर रही है. तो इसमें से ये दो क्रोमैटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स है. तो क्रोमोसोम जो है 23 पेयर जब होता है, यानी कि ये फेज में जब होता है इनटू दिस सेल, जब हम इसके न्यूक्लियस को अगर हम जूम कर देंगे, ठीक है, मैं अगर इसके न्यूक्लियस को थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ तो इसके अंदर आप देखोगे क्रोमोसोम, देन दे लुक समथिंग लाइक दिस. एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है उसमें दो क्रोमैटिड ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वन क्रोमैटिड एंड टू क्रोमैटिड्स. ओके, तो ये जो एक क्रोमैटिड इसमें है, इस कंडीशन में सेल जो है वो अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल इसमें पैक करके रख रहा है. ठीक है, तो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम जो है वो सेल के लिए इनफ है. तो ऐसे अपने पास कितने पेयर है, 23 पेयर है. ओके, इस फेज में हमने क्या किया, जो डीएनए है उसका नंबर हमने रेप्लिकेट करके बढ़ा दिया है. ओके, नाउ एज वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, बिकॉज रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इसके बाद हमें करना है सेल डिवीजन. ओके, और अगर मुझे सेल डिवीजन कराना है सेल का, तो इस कंडीशन में मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि मेरा जो नया सेल होगा उसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल नहीं जाए. तो मुझे एक सेल से दो सेल्स बनाने हैं. ठीक है, और इन दोनों सेल्स में इस सेल की पूरी इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है. अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गई तो फिर ये दोनों सेल्स को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सिंथेसिस क्या करना है या फिर प्रोसेस क्या होती है, उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए. ये सब के लिए उसको जेनेटिक मटेरियल ज़रूरी है. तो ये जेनेटिक मटेरियल हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ डीएनए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब हम करते हैं, सपोज अपने पास एक पूरा एंटायर सेट ऑफ डीएनए है, दैट इज़ अपने पास 23 पेयर में वो प्रेजेंट है. ओके, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा नंबर, एंड देन वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर. ओके, बट अगर हम जैसे ही इसका नंबर इंक्रीज कर देंगे तो उस सेल में ऑलरेडी फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें ये फेज से एम फेज तक उस सेल को लेके जाना है. तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेप्लिकेटेड अपने पास, सपोज ये अपना प्राइमरी क्रोमोसोम था और ये अपने पास रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जो हमने नया बनाया हुआ क्रोमोसोम है. ठीक है, तो ये ऐसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स एक ही छोटी सी बाउंडेड स्पेस में रखने की जगह हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अटैच दीज टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स विच आर कॉपी ऑफ ईच अदर एक्चुअली. ठीक है, टू वन सिंगल सेंट्रोमियर. ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी देखो ये भी एक क्रोमोसोम है,
ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। हमने सेल में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ किया, डीएनए का नंबर भी हमने रेप्लिकेट कर दिया, डीएनए का नंबर हमने इंक्रीज़ कर दिया, डीएनए का क्वांटिटी हमने डबल कर दिया है, बट जो हमने क्रोमोसोम नंबर था उसको कांस्टेंट रखा है, ठीक है। 23 पेयर्स जो थे वो कैसे बने हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। वैसे ही हमने नया बना हुआ जो सेट ऑफ डीएनए है उसको पुराने वाले को अटैच करके रख दिया, कॉपी एक साथ रख दिए दोनों, और फिर जाके वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ वन क्रोमोसोम, ठीक है। सो नाउ अगेन अपने पास 23 क्रोमोसोम ही है, बट अपने पास डीएनए जो है वो एक्स्ट्रा है, हमने इसको रेप्लिकेट करके रखा हुआ है, हेंस दिस डीएनए इज़ मोर इन नंबर, ठीक है। इसको और समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ये चीज़ बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि वी कैन से वी हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, तो अपने पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि क्या है 23 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो कि कैसे है, वो ऐसे वाले क्रोमोसोम्स है, ओके। नाउ वी हैव इंक्रीज द नंबर, यानी कि हमने क्या किया है, रेप्लिकेशन किया है। तो हमने किसका रेप्लिकेशन किया, हमने इसका रेप्लिकेशन किया क्या, नहीं, हमने किसका किया है, क्रोमोसोम का, तो उसको हम बोल देते हैं 2c, ठीक है। तो 2c को हमने क्या किया, इंक्रीज करके वी हैव इंक्रीज इट टू 4c, यानी कि हमने इसको नंबर इंक्रीज करके क्या कर दिया है, 2 टाइम्स बढ़ा दिया है, दैट इज वी हैव कन्वर्टेड इनटू 4c, ओके। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज इंक्रीज्ड, नो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट। इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज किया है, तो इसको हमें कांस्टेंट रखना है इस कंडीशन में, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, विच इज इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है। एक सेंट्रोमियर को 2 क्रोमैटिड अटैच कर दो, तो बन गया अपना ये भी 46, ये भी 46 क्रोमोसोम, सो इट इज़ 2c टू 4c, 2n टू 2n ओनली, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे हमने सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन किया हुआ है। नाउ एज वी हैव इंक्रीज द नंबर, so in a cell we have 23 pair of chromosomes and 46 chromatids. So in S phase we synthesize new DNA which is then packaged and attached those new chromatids also on the same chromosome which was previously present, okay. So what happens into this phase is we have just doubled the number of chromatids and not the number of chromosomes, so it will always be 46 chromosomes and chromatid will be more. Hence 23 pairs, that is 46 chromosomes and 92 chromatids which we have now newly synthesized, okay. So this is how DNA का copy हम कर लेते हैं. Now our cell is ready to go into gap 2 phase, ठीक है। तो gap 2 phase क्या है, so gap 2 phase is the next phase जिसको हम बोलते हैं तो ये फेज़ जो है जनरली दिस फेज़ इज़ यूज्ड फॉर डीएनए रिपेयर, ओके। डीएनए रिपेयर, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर, okay, and it is used for synthesis of different cell organelles, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। तो गैप 2 फेज़ जो है उसमें हमने क्या किया हुआ है, देखो अभी हमारे पास सेल था, सेल बड़ा हो गया, सेल ने सारा फूड वूड खा लिया, सेल ने सिंथेसिस कर लिया, सेल ने अपना लाइफ पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर उसको सेल डिवीजन करना है, इसीलिए उसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल जो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है उसको डुप्लीकेट कर लिया, उसका नंबर इंक्रीज़ कर दिया एंड इट हैज़ इंक्रीज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अभी सेल डिवाइड करना है तो उसने क्या किया, सबसे पहले डीएनए रिपेयर किया, यानी ये जब उसने रेप्लिकेशन किया, जब उसने डीएनए का नंबर बढ़ाया, डीएनए को उसने कॉपी किया, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। इसको हम इस कॉपिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं टू सिंपल थिंग दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल जेरोक्स कर रहे हैं किसी बुक का, ठीक है। तो हमेशा जेरोक्स परफेक्ट आएगा ऐसा कुछ ज़रूरी है क्या, ज़रूरी नहीं है। तो अगर कुछ एरर आता है, तो मैंने आपको म्यूटेशंस का एग्जांपल बताया था लास्ट टाइम, तो कुछ एरर आता है तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है, एंड म्यूटेशन आर नॉट ऑलवेज हेल्दी एंड दे आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। म्यूटेशंस कैन बी डिस्टर्बिंग ऑल्सो, म्यूटेशन can also lead to some or the other
से बैड कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरिंग इनटू द सिस्टम ऑल्सो। तो इनको सबको निकालने के लिए, यानी कि अगर कुछ एरर आ गया है या फिर कुछ डीएनए डबल कॉपी हो गया या फिर कुछ अगर उसमें चीज़ें गलत है, तो फिर उसको सबको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज वी विल डू इज डीएनए रिपेयर। उसके बाद में स्पिंडल फाइबर जनरेट होता है। स्पिंडल फाइबर जनरेट होता है यानी कि क्या होता है, तो जैसे ही सेल डिवीजन फेज में जाता है तो उसको क्रोमोसोम्स को खींचना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, इसको हम और डिटेल में एम फेज में पढ़ने ही वाले। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर है, ये जो उसने माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो प्रोटीन ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर जनरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस फेज में होता है, दैट इज गैप टू फेज में। एंड देन सेल ऑर्गेनल्स को उसने डुप्लीकेट किया हुआ है। सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करने का क्या ज़रूरत है, तो एक सेल से दो सेल बनने वाले हैं। सो नाउ सपोज सेल 1 के पास कुछ ऑर्गेनल्स है, सेल 2 को हमें कुछ ऑर्गेनल देने पड़ेंगे क्योंकि वो नया बनने वाला है। तो इस कंडीशन में सपोज अगर इसके पास सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज ऐसा नहीं होगा बट स्टिल सपोज इफ इट इज़ ओनली हैविंग वन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये खुद के पास रखेगा कि नए सेल को देगा, राइट, क्वेश्चन अराइज होगा। तो इस क्वेश्चन को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गोल्गी apparatus, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एवरी ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सो दैट जैसे ही सेल डिवीजन होगा और दो सेल्स बनेंगे, हर एक सेल को उतने ही ऑर्गेनल्स मिलने चाहिए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, दे कैन हेल्प ईच अदर टू गो एंड सस्टेन इन टू दिस फेज। ओके, सो हेंस यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट करेंगे। ओके, सो दीज आर द थ्री फेजेस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड ए इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या क्या हो रहा है, गैप 1 हो रहा है जिसमें हमने सेल को साइज में इंक्रीज़ किया, सेल में सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया, सेल में सारे उसके नॉर्मल सिंथेसिस वाले काम कर लिए। एस फेज जिसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन किया, डीएनए रेप्लिकेशन करके भी हमने क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखा 23 पेयर्स में। जब हमने क्या किया, उसमें डीएनए रेप्लिकेट करके उसका नंबर इंक्रीज़ किया, फ्रॉम 2C वी हैव इंक्रीज्ड इट टू 4C, बट 2N को हमने 2N ही रखा, यानी एक क्रोमेटिड को हमने दूसरा अटैच किया, जिसकी वजह से ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, सो वी हैव केप्ट द नंबर कांस्टेंट। ओके, देन वी एंटर्ड द सेल इनटू G2 फेज, जिसमें हम बोलते हैं वी हैव डन द डीएनए रिपेयर, वी हैव डन द स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस एंड वी हैव डन द सेल ऑर्गेनल का रेप्लिकेशन, सो वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो हियर। ठीक है, सो दीज आर द थ्री फेजेस विच कम अंडर द इंटरफेज। सो इसके बाद आता है लास्ट फेज, दैट इज एम फेज। तो एम फेज जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1 घंटे का होता है। दिस इज जनरली डिवाइडेड इनटू फेजेस। ठीक है, इसमें पहला स्टेप आता है दैट इज प्रोफेज, सेकेंड आता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज, ओके, देन थर्ड इज एनाफेज, एंड फोर्थ है इसमें टीलोफेज। ओके, ऐसे इसके 4 फेजेस है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और जो लास्ट का बचा हुआ है उसको एक स्पेशल नाम है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इज नॉट एक्चुअली अ फेज, बट ये एक स्टेप होता है जनरली सेल डिवीजन में। तो एम फेज में क्या होता है जनरली, ये जो 4 फेजेस है इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, सो इफ़ यू रिमेंबर, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेकिंग। सो इन फेजेस में क्या होता है सेल के अंदर, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, सो इसमें हम ये फेज करते हैं, दैट इज सेल डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके 2 सेल्स जब बनते हैं, ओके, एंड देन फ्रॉम दिस नाउ द डॉटर सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड हियर। ठीक है, सो ये वाला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो दैट इज साइटोकाइनेसिस, दैट इज द सेकेंड फेज, और हम बोल सकते हैं एक छोटा फेज ऑफ एम फेज। तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो 4 फेजेस है, इनको हम नेक्स्ट टाइम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअली एक एक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो बाकी के 3 फेजेस ऑफ इंटरफेज, जो सबसे लंबा चलता है दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज के 3 फेजेस, गैप 1, एस, गैप 2
एंड देन कम्स द एम फेज जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन कम्स इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये इसमें हम सेल डिवीजन करेंगे, इसमें सेल की ग्रोथ होगी, सेल के न्यूक्लियर मटेरियल की ग्रोथ होगी, सेल अपने ऑर्गेनल्स को ग्रो करेगा और फिर मेटाफेज में चला जाएगा। ठीक है, सो नॉट मेटाफेज, सॉरी, माइटोसिस में चला जाएगा जिसमें वो सेल डिवीजन कर रहा है। ओके, सो दीज आर द जनरल फेजेस विच आर इन्वॉल्व इन टू सेल डिवीजन प्रोसेस। ओके, तो सेल डिवीजन प्रोसेस या फिर सेल साइकिल, ये जो साइकिल हमने जो ड्रॉ किया हुआ है इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। ओके, सो दिस इज द सेल साइकिल इन विच द सेल इज गोइंग इन टू डिफरेंट फेजेस इन टू द सेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीरीज ऑफ प्रोग्राम्ड साइक्लिक चेंजेस, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्ड साइक्लिक, यहाँ पे हमने प्रोग्राम करके रखा है, यहाँ पे यही होगा, गैप 1 में यही चीज़ें होंगी, सिंथेसिस में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, गैप 2 में हम चेकिंग करेंगे और फिर जाके इसमें 2 चेक पॉइंट्स आएंगे, एक यहाँ पे आता है चेक पॉइंट और एक यहाँ पे आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के एरर्स चेक करते हैं और फिर जाके नेक्स्ट फेज दैट इज सेल डिवीजन फेज। ओके, तो ये सब फेजेस को मिल के हम टोटली क्या बोलते हैं, दिस इज द सेल साइकिल विच इज ऑकरिंग इनसाइड अ नॉर्मल सेल, यानी कि वो सेल डिवीजन कैसे करता है उसके लिए आने वाली क्या सारे फेजेस है, दैट इज सेल साइकिल। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही अबाउट द सेल साइकिल, दैट इज इंटरफेज, उसकी 3 फेजेस G1, G2, S एंड एम फेज, दैट इज़ इसका लास्ट फेज। तो ये आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल के बाद हम इसके बाद में 2 फेजेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एम फेज़ को डिटेल में, दैट इज़ माइटोसिस फेज़ को। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अबाउट ए माइटोसिस की, यानी कि माइटोसिस की जैसा ही सेल डिवीजन जो नॉर्मली होता है इनटू नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह जैसे ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम स्टडी करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। ओके, सो ये 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, वी आर गोइंग टू स्टडी एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। ओके, तो आई होप सेल साइकिल क्लियर है सबके लिए, बहुत ईजी सा सेल साइकिल है। अगर आपको कुछ भी डाउट होंगे देन यू कैन आस्क, जो नोट्स प्रोवाइड किए आप रीड करो, कुछ भी डाउट रहे देन यू कैन आस्क मी और व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर। ओके, चलो सी यू, बाय बाय।